जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का काम है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बढ़िया तरीका से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और लास्ट में 30 क्वेश्चंस का अपना स्कोर भी बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि न्यूटन मीटर पर केजी का एसआई इकाई क्या है। न्यूटन मीटर केजी का एसआई यूनिट क्या है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, दबाव या संवेग, किसका एसआई यूनिट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसका यूनिट हुआ आपका न्यूटन मीटर केजी। क्लियर है, न्यूटन मीटर केजी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता जूल होगा, ओम, ओम मीटर या फिर एम्पियर। ठीक है, तो बताइएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है। तो देखिए, ओम मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है। मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट ये आपका होगा मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। बल और गति का, बल और भार का, दाब और बल का, बल और दाब का। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। तो देखिए, बल और भार इनका ऐसा यूनिट एक ही है, जिनको न्यूटन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि भार का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होगा और बल का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड। किसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड है। कार्य का, शक्ति, प्रणोद या फिर बल। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, जो पावर होता है, पावर मतलब कि शक्ति। ठीक है, शक्ति का ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, याद रखिएगा। और जूल पर सेकेंड को ही कहा जाता है वाट। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहेंगे। तो शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई सेल्सियस, केल्विन, डिग्री या फिर फ़ारेनहाइट। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा केल्विन। नेक्स्ट वन देखिए कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि क्या नहीं है। त्वरण का, वेग का, समय का या फिर दूरी का। तो देखिए, समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समय का सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, ये एक भौतिक राशि। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। इस युग्म की इकाइयाँ एक समान नहीं है। बल और दाब का, कार्य और ऊर्जा, चाल और वेग, दूरी और विस्थापन एक समान नहीं है। तो देखिए, कार्य का और दाब का, इन दोनों का एसआई यूनिट एक समान नहीं है। ठीक है, बल का एस यूनिट दूसरा है और दाब का भी, प्रेशर का भी ऐसा यूनिट दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। मोल का प्रतीक इनमें से कौन सा होगा। जी, केजी, एमजी या फिर एमओएल। मोल का यूनिट होगा एमओएल। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। वाणिज्यिक मात्रक किनका, विद्युत ऊर्जा का। जूल होगा, वोल्ट होगा, किलो, किलोवाट आवर या फिर वाट होगा। देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक होता है KWH, किलो वाट आवर, किलो वाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। कूलाम पर सेकेंड का
वोल्ट होगा, सेकेंड, जूल या फिर एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड ये आपका एम्पियर कहलाता है। कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, हर्ट्ज, एच जेड से डिनोट किया जाता है, सेकेंड या फिर मीटर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए, मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 743। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर, 785 वॉट के बराबर, 64 या फिर 68। बताइएगा, एक हॉर्स पावर ये आपका 746 वॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 746। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? मिली वोल्ट मीटर का, या फिर बॉस्काप का, लक्स मीटर का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए, यहाँ पे क्षार भी होता है, इसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया पात्र का, कोबाल्ट पात्र का, लिटमस पात्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अम्ल और क्षार, इनका इनको परीक्षण करने के लिए, इनके नेचर को का पता लगाने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिटमस पेपर। लाइकेन से बना होता है लिटमस पेपर, जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। और अगर इस लिटमस पेपर को किसी अम्ल में अगर डाला जाए तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं पर किसी क्षार में डाला जाता है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। इससे पता चलता है कि जो लिक्विड है वो एसिड होगा या फिर बेस होगा। अगर लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब है कि जिस लिक्विड में डाला गया है वो लिक्विड अम्ल प्रकृति का होगा। और अगर लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू कलर हो जाता है, इसका मतलब है कि जिस लिक्विड पर लिटमस पेपर डाला गया है वो लिक्विड बेस प्रकृति का होगा। ठीक है, तो नेचर को दर्शाने में लिटमस पेपर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि अम्ल तथा भस्म का परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, लिटमस पेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव इनमें से कौन सा है? प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, या फिर ग्लूकोज। देखिए, अगर बात कर लेते हैं ग्लूकोज का, तो जितने भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, इन ये पचने के बाद लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाता है, जो कि एनर्जी का एक सोर्स है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव, तो अनिवार्य अवयव होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, जो कि आलू, भात, रोटी, इन सब में भरपूर मात्रा में मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, या फिर प्रोटीन। ईंधन का काम, ईंधन का काम है आपका कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखिए, हम लोग जो भी दवाई खाते हैं कैप्सूल, इनका आवरण किस चीज़ का बना होता है? अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, स्टार्च, या फिर प्रोटीन। तो देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का बना होता है। यही स्टार्च जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऑटोमेटिक उसमें घुल जाता है। तो स्टार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मेट है। शहद का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है? सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, या फिर ग्लूकोज। शहद का प्रमुख घटक देखा जाए तो फ्रक्टोज होगा, क्योंकि फ्लावर के जूस से बनता है शहद, इसीलिए फ्रक्टोज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, कि निम्नलिखित में
कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज। इंस्टेंट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहद का मुख्यतः घटक तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। यहाँ पर ऑप्शन को चेंज किया गया है, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। शहद का प्रमुख घटक अगर देखा जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या? तो फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, प्रोटीन जो कि जितने भी सीड वाले प्रोडक्ट होता है, दाल, सोयाबीन, मटर, चना, इन सब से सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है। उसके बाद पनीर या फिर अंडा, इन सब से मछली का जो तेल है या मछली, इसमें अंडा प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे सेल के मरम्मत और सेल डिवीजन में काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की इकाई को क्या कहेंगे, तो एमिनो एसिड। नेक्स्ट है विटामिन, जो कि हमारे इम्यूनिटी और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। विटामिन्स देखा जाए तो ए, बी कॉम्प्लेक्स होता है, सी, डी, ई और के, इतना सारा विटामिन हुआ। ठीक है, और इनके डेफिशिएंसी से डिजीज भी होता है। जैसे ए हमारे आँखों के लिए है, बी स्किन के लिए और बाल के लिए है, सी भी स्किन के लिए होता है और मसूड़ों के लिए है, डी हमारे बोन्स के लिए है। ठीक है, ई अगर देखा जाए तो नरपुक जो हमारे बांझपन होता है या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम, इन सब के लिए होता है। ई स्किन के लिए भी होता है क्योंकि इनको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, और के एक्चुअल में रक्त के लिए है। तो इतना सारा हुआ। खनिज लवण देखा जाए तो ये एक प्रकार का मिनरल हुआ जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में काम आता है और आयोडीन लेवल को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है स्टार्च के फॉर्मेट में, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर सुक्रोज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एथलीट जो धावन वगैरह करता है या फिर खेल कूद में काम करता है, तो एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो देखिए, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलता है और जल्दी अगर देखा जाए ज़्यादा एनर्जी का चाहिए तो सबसे पहले उसको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि ग्लूकोज से C6H12O6, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इससे एटीपी बनाता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ग्लूकोज किससे बनेगा? जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, भात, आलू, सब्जी वगैरह जो भी है, तो इसमें विभिन्न प्रकार का मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स वगैरह। तो इन सब का लास्ट प्रोडक्ट पचने के बाद ग्लूकोज बनता है। और जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से ब्लड वेसल्स में जाता है और ये दोनों जब कांटेक्ट करता है तो आपस में रिएक्शन करने के बाद एटीपी हमारे ब्लड में बनाता है। ठीक है, और यही एटीपी ब्लड के जरिए सेल के नाइट्रोकोन्डिया में जाके स्टोर किया जाता है। जस्ट इसके बाद जब हम लोग वर्क करते हैं, जब हम लोग कोई कठोर कार्य करते हैं, तो ये एटीपी बर्न होता है और बर्न होने के बाद एडीपी में चेंज होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और इसके साथ साथ ये बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी, ठीक है, वाटर और लैक्टिक एसिड बनाता है। एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाता है वर्क को करने में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पानी, ये वाटर क्या करता है कि ब्लड के कंसंट्रेशन और लैक्टिक एसिड को बाहर करवाने में काम आता है। और यही लैक्टिक एसिड जब बहुत अधिक अमाउंट में हमारे सेल्स में जमा होना स्टार्ट होता है तो हमें थकान का महसूस लगने लगता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का संचय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण। नेक्स्ट वन देखिएगा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, या फिर ग्राम प्रति लीटर में, या हीमोग्लोबिन में में। तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? रक्त ग्लूकोज का स्तर व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में, ठीक है, भाग प्रति मिलियन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होता है? अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि प्रोटीन की एसआई यूनिट, प्रोटीन का एसआई यूनिट नहीं, प्रोटीन का जो यूनिट है, इकाई है, वो आपका एमिनो एसिड होता है, क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड के चेन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कितने एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है? 15, 20, 25 या फिर 10? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की जरूरत पड़ता है? तो 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, इस शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखिए प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? सेल डिवीजन करने में, सेलों का मरम्मत करने में। और अगर हमारा स्किन डैमेज हो जाए, कट फट जाए, टूट जाए या घाव हो जाए, उसको भरने में प्रोटीन का ही हाथ होता है। तो ऊतकों का निर्माण करने में भी प्रोटीन ही सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ऊर्जा उत्पादक, विनिमय विनियामक, स्थूल स्थूलतावर्धक या शरीर का निर्माण करने वाला? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एंजाइम मूल रूप से क्या है? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अब प्रोटीन एसिड से मिलकर के बना होता है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।